का अटैक करके हम लोग सारे डर जाएंगे, तो शायद वो जानते नहीं है कि कितना लोहा है इस देश के जो युवाओं में, इस देश की जनता में। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, संतोष ने जो काम शुरू किया है इसको हम पूरा करें। बिल्कुल। आप जिस तरीके से राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं और एक तरह से आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं आपसे, तो ऐसे कौन से राजनीतिक दल हैं जिनका इतना डर है आपसे कि आपके जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उन्हें मौत के घाट तक उतारने में उन्हें परहेज नहीं हो रहा है? कौन से ऐसे लोग हैं? इसके बारे में तो आपको खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, दो मेन पार्टी दिल्ली में है, कांग्रेस और बीजेपी। और पहली बार ये छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आके लोगों के दिल में इतनी जगह कर दी है। अब तो ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन था इसके पीछे, लेकिन हमें ये सस्पिशन है कि डेफिनेटली इनके पीछे एक मर्डर अटेम्प्ट था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। चलिए मयंक जी, माफ कीजिएगा रमेश, मयंक जी, आप सस्पेशन है आपको, लेकिन इसके आधार पर दो राजनीतिक दलों पर सीधे तौर पर इस तरह का आरोप लगाना, कोई तो आधार होना चाहिए, क्योंकि आप वाकई में दो ऐसी बड़ी राजनीतिक दलों पर आरोप लगा रहे हैं जिनके बारे में कम से कम इस तरह की बातें दिल्ली में आसपास सुनने को नहीं मिली हैं। तो इसका क्या आधार है आप लोगों के पास? नहीं, आप देखिए कि एक थोड़ा सीक्वेंस देखिए कि ये कैंडिडेट बन गई जी, दूसरी पार्टीज को काफी जिस प्रकार की चहल पहल हो रही है आम आदमी पार्टी के आने से, और जिस प्रकार से इनके ऊपर अटैक हुआ, तो अगर आप कोई भी एक लॉजिकली सोचेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडिडेट बनना, उनका एक इलेक्ट्रल सक्सेस जो निश्चित था उस एरिया में, जो कि वो लोगों का सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं वो भी चीज होने की संभावना है। और अब तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। चलिए, हम भी सब इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहे हैं। वी सुंदरम साहब, आपको लगता है ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आज के सिस्टम में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है? हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या ये सिर्फ दुर्गा शक्ति के मामले से आप इसको कह रहे हैं, या ऐसे तमाम जो कुछ एक लोग हैं जिनके बारे में ऐसी बातें आई हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि दरअसल चाहे अफसरशाही हो या राजनीति हो, हर किसी में जहां कोई ईमानदार व्यक्ति आता है उसे सिस्टम बाहर फेंक देता है? हाँ, जो भी ईमानदार से देश के लिए काम करना चाहता है और आम आदमी के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए जो काम करना चाहता है, वो उन ऐसे ऑफिसर्स को और ऐसे राजनीति में जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मारने के लिए और उनको हत्या करने के लिए बहुत माफिया फोर्सेस देश में यहाँ आज देश में हो रहा है, माफिया रूल हो रहा है। बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं सुंदरम साहब। 1993 में एनएन वोरा कमेटी ने इस देश को ये बताया था, जिसपे संसद पे चर्चा हुई कि माफिया, राजनेता, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, इनका नेक्सस इस देश पे काम कर रहा है और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, लेकिन उस पर किसी ने कोई काम नहीं किया। अनीता मेरी सहयोगी और उस परिवार से साथ हैं जिसने आज अपनी बहादुर बेटी को खोया है। अनीता, मुझे याद है परिवर्तन में काम करने के दौरान संतोष वो शख्स थी जिसने इस देश को बताया कि दिल्ली में एक महिला के नाम पे 901 बीपीएल राशन कार्ड हैं, और ऐसे कितनी लंबी फेहरिस्त उन्होंने सामने निकाली थी, जिसके बाद दिल्ली में पीडीएस रिफॉर्म को लेकर बहुत तेजी से काम हुआ। उनके सहयोगी उनके साथ थे जो आपके साथ बैठे हैं। जी बिल्कुल, अगर संतोष की बात करें तो संतोष ने राशन माफियाओं के खिलाफ तो लड़ा ही, और भी कई ऐसे काम किए जिस इलाके में वो रहती थी, सुंदर नगरी, उसके सुधार के लिए उन्होंने कई काम किए, बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। कहीं भी वो भिड़ जाती थी। नीरज से बात करेंगे। नीरज, संतोष ने माफियाओं के खिलाफ बहुत लड़ा और कई लोगों को बीपीएल कार्ड, जो जिनके पास कार्ड था उनको राशन नहीं मिलता था, जिनके पास नहीं था उनको बीपीएल कार्ड नहीं मिल रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी मुहिम चलाई थी और वो काफी सक्सेसफुल भी रहा था, क्योंकि आप उस वक्त उनके साथ जुड़े हुए थे। तो वो क्या मंजर था, क्या वो दौर था? असल में एक बहुत बड़ा एक घोटाला उस समय पर हम लोगों के जहन में, जब लोगों की तरफ से हमने देख रहे थे, पीडीएस में ये हुआ करता था कि एक तगड़े लेवल पे धांधली चल रही थी। राशन कार्ड लोगों के बना दिए गए थे और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि गंदा राशन इतना दिया जाता था कि उन लोगों को, वो लोग राशन लेने नहीं जाते थे। तो होता ही था कि ऊपर से तो ठीक राशन आता था, नीचे तक आते आते वो राशन जो अच्छा आ रहा है वो चला जाता था दुकानों पर, और वहां से घटिया किस्म का राशन वो भेज दिया जाता था यहाँ पर बेचने के लिए।
तो जितने भी जो लोग राशन लेने वाले हैं वो आमतौर पर घटिया राशन देकर नहीं लेने आते थे। उनके नाम पर जो उस समय चला करता था बीपीएल वालों, जो अंत्योदय स्कीम थी जिसमें कि 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिला करता था, तो एक बड़ा भारी था ये कि उसमें महीनों महीनों लोग राशन लेने नहीं जा रहे, उनके नाम का राशन कार्ड पे नहीं चढ़ाया जाता था और वो इस तरीके से उनके नाम पर बेच दिया जा रहा है। फिर क्या होता था कि राशन कार्ड, कई बार राशन डीलर जो है वो कहता था कि आपके राशन कार्ड पे एंट्री बहुत दिनों से नहीं हुई है, आपका राशन कार्ड कैंसिल है, अपना राशन कार्ड लाके जमा कर दो। इस लड़ाई को किस तो तरह राशन से माफियाओं के खिलाफ संतोष ने अनीता एक जोरदार लड़ाई की शुरुआत आगाज किया था इस बहादुर लड़की ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है।